दोस्तों, इस वीडियो में हम मनोज वाजपेयी की नई फिल्म डिस्पैच की चर्चा करेंगे। ये फिल्म ओटीटी पर रिलीज़ हुई है, कल रिलीज़ हुई है। Z5 पर आप इसे देख सकते हैं। इस फिल्म में क्या ख़ास है, क्या नहीं है, डायरेक्टर कनु बहल ने ये फिल्म जो बनाई है, इसके पीछे उनके क्या इरादे नज़र आते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, इस फिल्म में हम जानने की कोशिश करेंगे। मनोज वाजपेयी ऐसे एक्टर हैं जो साल में आराम से 2-3 और कभी कभी 4 फिल्में कर लेते हैं। उनकी एक आध वेब सीरीज़ भी आ जाती है पिछले कुछ सालों में। कुल मिला के वो बहुत सारा काम करते हैं और इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है कि उनका जो काम है वो बहुत ही बढ़िया होता है। वो किसी फिल्म में रहें, वो फिल्म चले ना चले, लोग उस फिल्म को देखें ना देखें, मगर उनके काम की जो चर्चा है वो होती रहती है। ख़ास बात ये भी है कि बॉलीवुड के वो ऐसे एक्टर हैं जिनके बारे में बॉलीवुड तय नहीं कर पाता है कि उनको क्या रोल दिया जाए, क्या नहीं दिया जाए। और यही वजह है कि मनोज वाजपेयी के अंदर का जो एक्टर है, उसकी जो भूख है अलग अलग रोल करने की, और जिस क्षमता के साथ में वो उस रोल को करना चाहते हैं या करते हैं, वो मौके उनको कम ही मिल पाते हैं उस कॉमर्शियल सिनेमा में। और यही वजह है कि कॉमर्शियल सिनेमा में जो है उनकी जगह नहीं बन पाई, क्योंकि उनकी हाइट जो है, उनकी एक्टिंग की जो हाइट है, वो बाकी के कलाकारों के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। और यही समस्या जो है उनकी ऐसी फिल्मों में भी हो जाती हैं जो उनके इर्द गिर्द बनी होती हैं और जो काफ़ी हद तक एक्सपेरिमेंटल भी होती हैं कई बार। उसमें मनोज वाजपेयी के कद के दूसरे कलाकारों को ढूंढना थोड़ा सा कठिन पड़ता है, इसलिए फिल्म की चर्चा हो ना हो, उनके काम की चर्चा होती रहती। दरअसल डिस्पैच में भी कुछ कुछ ऐसा ही हुआ है। मनोज वाजपेयी के लिए आप इस फिल्म को देख सकते हैं, उनका परफॉर्मेंस कैसा है, वो कितने सहज होकर परफॉर्म करते हैं। तो जो लोग एक्टर बनना चाहते हैं या जो एक्टर हैं, वो अगर उस एक्टिंग को सीखना चाहें, उसकी बारीकियों को देखना समझना चाहें, तो मनोज वाजपेयी की किसी भी फिल्म को वो देख सकते हैं। लेकिन जहाँ तक हम डिस्पैच की बात करें, तो इसकी कहानी जो है वो आज के समय की नहीं है। वो जो नई सदी आई थी, मतलब 2000 साल, 2000 के बाद का जो पहला दशक है, या उससे भी थोड़ा सा आगे चलें, जब ये ट्विटर वगैरह आ रहा था, ये जो इंटरनेट की दुनिया जो है बूम हो रहा था इसका। और इसमें भी अखबार की जो दुनिया, इससे पहले अखबार की मोनोपोली थी, टेलीविज़न था, लेकिन इन दोनों को तोड़ते हुए कहीं ना कहीं जो है इंटरनेट की दुनिया में खबरें आने लगी थी। और धीरे धीरे ये होने लगा था कि अब खबरें जो है अखबार से पहले, टेलीविज़न से पहले जो है वो सोशल मीडिया कह लीजिए, इंटरनेट की दुनिया कह लीजिए, वहाँ ब्रेक होने लगी थी। तो ये फिल्म वहीं से शुरू होती है। दरअसल एक डिस्पैच नाम का अखबार है इस फिल्म में, मुंबई की कहानी है। तो उस डिस्पैच नाम के अखबार का पहला ही सीन है कि वहाँ एक नई एडिटर आई है, उसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है कि अखबार तो बंद होने की स्थिति में आ गया है, कहानी ये बताती है। तो अब उस अखबार को कैसे ज़िंदा रखा जाए, कोई और नई स्ट्रीम खोली जाए, तो यही तय किया गया है कि एक डिजिटल विंग जो है उसकी शुरुआत की जाए। वो शुरू हुई है, वहाँ नई एडिटर आई है, और कहीं ना कहीं यही प्लान है कि जो खबरें आएंगी वो पहले वहाँ ब्रेक होंगी। तो फिर अखबार क्या करेगा, सवाल ये है। तो ऐसे में मनोज वाजपेयी जिस जॉय नाम के पत्रकार का किरदार निभा रहे हैं, जो कि ब्रेकिंग न्यूज़ लाया करता है अखबार के लिए, तो अब ये उसके सामने और उसकी टीम के सामने ये चुनौती है कि कैसे जो है अपने आप को रिलेवेंट बनाए रखा जाए। और यहीं से कहानी आगे बढ़ती है कि कुछ ऐसी खबर लाई जाए जो अखबार को सुर्खियां दिलाए, अखबार को आगे बढ़ाए। और यहीं से मनोज वाजपेयी, जो एक क्राइम और इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिस्ट है, वो जो है कुछ ऐसी चीज़ों के पीछे चल पड़ते हैं जहां ऐसा लगता है कि आगे कोई एक बहुत बड़ा स्कैम है। लेकिन वो स्कैम कितना खुलेगा, नहीं खुलेगा, और उस स्कैम को सामने लाने के लिए मनोज वाजपेयी क्या क्या करेंगे, मतलब उनका जो किरदार है वो क्या क्या करेगा, वही सारा कुछ इस फिल्म में दिखाया गया है। अब आप कहेंगे कि इस फिल्म में खास क्या है, तो जैसा मैंने कहा कि मनोज वाजपेयी की एक्टिंग। दरअसल ये कहानी अब पुरानी पड़ चुकी है कि अखबार किस तरह से धीरे धीरे बदलते चले गए, कैसे इंटरनेट की दुनिया अपने पैर पसारती चली गई, अखबार कैसे पीछे हो गए और इंटरनेट कैसे आगे हो गया। और अब तो टेलीविज़न की स्थिति भी जो है बहुत ख़राब है। सच ये है कि ऐसे दौर में जबकि आपको ऐसी फिल्म बनाना चाहिए जहां आप आज का मीडिया दिखाएं कि किस तरह से वो घुटनों पर है, किस तरह से वो अपना काम नहीं कर पा रहा है, आप पुरानी कहानी लाते हैं तो अब वो पुरानी नहीं, बहुत पुरानी और बासी और इररिलेवेंट मालूम पड़ती है। मुंबई में एक जर्नलिस्ट थे जेडे, जिनकी हत्या हो गई थी, ज्योतिर्मय। कहीं ना कहीं ये फिल्म उससे इंस्पायर है। वो एक जर्नलिस्ट का जो उस दौर के, मतलब आज के दौर का तो नहीं है,
आज के दौर में उस तरह का इन्वेस्टिगेटिंग काम अगर हो रहा होता तो बहुत सारी खबरें सामने आती। तो उस दौर के जो इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिस्ट है उसकी लाइफ को बताती है कि किस तरह से उसके अंदर एक छटपटाहट है। लेकिन वो प्योर जर्नलिज्म की ही कहानी नहीं है, यहाँ पर उस जर्नलिस्ट की पर्सनल लाइफ को भी जो है कनू बहल लेकर आते हैं कि कैसे उसकी अपनी पत्नी के साथ जो है वो विवाद हैं या दोनों अब अलग रह रहे हैं, तलाक तक मामला पहुंच गया है। इस बीच ये जो जर्नलिस्ट है वो अपनी एक जूनियर के साथ में किस तरह से शारीरिक संबंध बनाता है कार के अंदर, कैसे वो लोग आगे साथ में रहने की प्लानिंग कर रहे हैं। इसके अलावा ये जर्नलिस्ट जो है एक और साथी जर्नलिस्ट जो है जो उसी की तरह क्राइम और फाइनेंस वगैरह कवर करती है, कैसे उसके साथ भी रिलेशनशिप में होता है। कुल मिला के वो स्टेबल नहीं है। आप इस फिल्म में इस कैरेक्टर को देखेंगे तो आपको उससे कोई बहुत सिंपैथी नहीं होती है या आप उससे कनेक्ट नहीं करते हैं। एक ऐसा आदमी आपको लगता है ये किस तरह का आदमी है जो अपने न घर में पत्नी के साथ है, बाहर न एक वो किसी अगर किसी गर्लफ्रेंड जो उसकी दरअसल जूनियर है तो गर्लफ्रेंड भी मान ले तो सिर्फ उसके प्रति भी उसी के साथ जुड़ा हो वैसा भी नहीं, वो किसी तीसरी महिला के साथ भी है। क्राइम की रिपोर्टिंग का जहाँ तक मामला है तो एक दो सीन इस फिल्म में मुझे बड़े अजीब लगे। जैसे कि अब ये बताया गया है कि पुलिस के साथ में वो जर्नलिस्ट जो है वो जा रहा है, अपराधियों को पकड़ने जा रही है पुलिस, तो वो उसके साथ कैमरा है वो लेके जा रहा है, रात का समय है। अब वो वहाँ पर जो अगर पुलिस से बचकर अगर कोई क्रिमिनल भाग रहा है तो ये आदमी जाता है और उसको पकड़ता है, वहाँ मारपीट है। इसके अलावा एक सीन जो मतलब वो ज़्यादा ही हास्यास्पद लगा मुझे कि पुलिस की कोठरी जो जेल की कोठरी है उसमें कैद है वो, ये आदमी जो रिपोर्टर है वो अंदर आता है और ये उसको पीटने लगता है कि भाई मुझे पहले पेज पे खबर छापनी है, मुझे न्यूज़ दे, मुझे खबर बता, और पुलिस वाले तो तुझे बहुत मारेंगे और जाने क्या क्या चीज़ें। ऐसा तो मतलब ये बहुत ही मतलब पहली बार देखा सुना है कि एक रिपोर्टर जो होता है वो पुलिस की जो जेल है जो थाने में होती वहाँ उस कोठरी में घुस जाए और किसी अपराधी को मार के उससे सच उगलवाने लगे और कहे कि मुझे पहले पेज पे खबर छापनी है। बताओ, मतलब ये बड़े अजीब से सीन है, मतलब हास्यास्पद से कहना चाहिए। तो क्या रिसर्च किया कनू बहल ने या उनके जो राइटर हैं साथ में, कहाँ से इस चीज़ को लेके आए, इस तरह का जर्नलिज्म कब रहा है। हो सकता है कभी कभार इक्का दुक्का ऐसी कोई घटनाएं हुई हो, हमारी जानकारी में तो नहीं, लेकिन इस तरह की रिपोर्टिंग और फिर उसके अलावा आप उस जर्नलिस्ट का जो कैरेक्टर दिखा रहे हैं वो दिखा रहे हैं मतलब एकदम एक तरीके से बहुत हद तक वो सेक्सुअली फ्रस्ट्रेट भी लगता है जिस तरह से वो पर्दे पर आपने दिखाया है। और जो इसमें डायरेक्टर्स कट है उसमें एक सीन में तो मनोज वाजपेयी जो है न्यूड हैं, एक दो सीन और हैं जिनमें उनका जो आप बहुत देसी भाषा में कहें तो पिछवाड़ा दिखता है। तो इस तरह के सीन जो है मनोज वाजपेयी पे शूट किए गए हैं, मतलब ये हैरानी होती है। लेकिन ठीक है, एक फिल्म मेकर जो होता है वो अपने विजन से बनाता है, अपने हिसाब से चीज़ें देखता है। एक एक्टर के पास भी पूरी लिबर्टी है कि वो जिसमें कंफर्टेबल हो वो सारी चीज़ें करे। तो ये इस तरह के सीन भी, और कनू बहल की फिल्मों में इस तरह की चीज़ें रही है। और उनकी जो पिछली फिल्म है आगरा, वो लगभग उसमें इसी तरह मतलब बहुत सारी न्यूडिटी है और जिसको लेकर काफ़ी बातें भी हुई है। आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं, नेट पर आपको काफ़ी कुछ मिलेगा। तो ये चीज़, और इस फिल्म को देखते हुए ख़ास तौर पर कनू बहल आगे नहीं दिखाई देते हैं अपनी पिछली फिल्मों से, और कहीं ना कहीं तो ये फिल्म आपको लगता है कि आगरा से भी पीछे है अपने कंटेंट में कहिए, या जो जिस तरह से उन्होंने फिल्माई हैं चीज़ें, उनका एक ख़ास अंदाज है फिल्म मेकिंग का, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनकी फिल्में, तीनों फिल्मों को आप देखिए तो उनकी फिल्मों का कैमरा जो है एक ख़ास अंदाज में मूव करता है, कुछ ख़ास तरह के पिक्चर्स को ही वो लेते हैं। वो ठीक है, सबका अपना सिग्नेचर स्टाइल होता है, लेकिन जब आप कहानी कहते हैं, जब आप विजुअल्स को कैप्चर करते हैं, आप पिछले काम से कहीं आगे खड़े रहें तो अच्छा लगता है। तो ये फिल्म जो है आपको कुल मिला के जो है डिसअपॉइंट करती, ना कहानी के लेवल पे सेटिस्फाई करती, आखिरी में किसी कंक्लूजन जैसी स्थिति में पहुंचती हुई नज़र नहीं आती। कहानी है चलती कि एक लेयर खुली, दूसरी लेयर खुली, तीसरी लेयर खुली, आपको पता है कि अभी और लेयर खुलती जानी है। लीनियर है मामला, ये भी है, लेकिन बहुत एक्साइटमेंट पैदा नहीं करती। या तो आपको बहुत इंटेलेक्चुअल होना पड़ेगा, बहुत गहराई के साथ डूबकर एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा, तब भी आपके हाथ कुछ लगेगा, इस बात की गारंटी नहीं है। कुल मिला के मनोज वाजपेयी का परफॉर्मेंस इसमें अच्छा है। और ये बात हालांकि जैसा मैंने कहा कि मनोज वाजपेयी को किस ब्रैकेट में रखा जाए, कैसा उनके लिए काम दिया जाए, मतलब उनसे क्या काम लिया जाए, मेकर्स के लिए एक बड़ा चैलेंज है। और शायद यही वजह है कि मनोज वाजपेयी जो है बीच बीच में ऐसी फिल्में करते हैं जहाँ उन्हें लगे कि
उनको क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। बीच में उनकी पिछले कुछ सालों में एक ही जो बहुत अच्छी फिल्म आई है जिसे ऑडियंस ने कनेक्ट किया है, तो वो यही थी सिर्फ एक बंदा काफ़ी है। उसके अलावा उन्होंने अपने क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन के लिए भोसले जैसी फिल्म की, जोरम जैसी फिल्म की, लेकिन इन फिल्मों की ऑडियंस कितनी है। भैया जी नाम की फिल्म से पिछली बार उन्होंने मास के साथ कनेक्ट होने की कोशिश की थी, एकदम आउटराइटली रिजेक्ट कर दिए गए। तो मनोज वाजपेयी की समस्याएं दिखाई देती हैं। एक्टर बहुत अच्छे हैं, टैलेंट बहुत है, लेकिन बात वही है कि ऐसे डायरेक्टर्स के दौर में वो यहाँ पर हैं जो खुद ही क्रिएटिव रूप से जो है बहुत कमज़ोर हैं, ना उनके पास अच्छी कहानियाँ हैं और ना उन्हें ये पता है कि मनोज वाजपेयी से किस तरह से काम लिया जाए या उनके लायक रोल कॉमर्शियल सिनेमा में भी जो है वो लेके आए जाए। तो ट्रेजिडी तो मुझे ये मनोज वाजपेयी की लगती है। कनू बहल डिसअपॉइंट करते हैं। शाहना गोस्वामी इस फिल्म में है, बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, इस फिल्म में भी उन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन उनकी भी जो कहानी है मनोज वाजपेयी के साथ आधी आकर जो है वो ख़त्म हो जाती है। उस ट्रैक का क्या हुआ आपको पता ही नहीं चलता। फिल्म में और 2-3 ऐसे ट्रैक हैं जो एकदम लगता है कि अच्छा ये कहाँ से चले और कहाँ ख़त्म हो गए, या चले तो बीच में कहाँ रुक गए। इस तरह की कहानियाँ हैं इस फिल्म में। उसके अलावा अर्चिता अग्रवाल ने इस फिल्म से डेब्यू किया है। अच्छा काम किया उन्होंने, क्योंकि मनोज वाजपेयी जैसे एक्टर के साथ में पैरेलल खड़े होकर काम करना निश्चित रूप से उनकी तारीफ़ करना चाहिए। इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर अच्छा है, बिल्कुल फिल्म की पेस के साथ चलता है, और फिल्म को अगर थोड़ा सा उस कहानी में अगर वो जान बनाए रखता है तो इसके पीछे जो है बैकग्राउंड म्यूज़िक का जो है बड़ा रोल है। तो अगर आप चाहें तो इस फिल्म को सिर्फ मनोज वाजपेयी के लिए देख सकते हैं। उसके अलावा शाहना गोस्वामी, हालांकि उनका रोल बहुत लंबा नहीं है, लेकिन वो अच्छा परफॉर्म करती। तो एक्टर्स का परफॉर्मेंस ही है, लेकिन डायरेक्टर जो हैं वो डिसअपॉइंट करते हैं। मुझे लगता है कि अगर कनू बहल की कोई फिल्म देखनी हो तो आप तितली देखें। आगरा अगर आप देख सकते हैं, आपको मिलती है, तो आप उसे देख सकते हैं। डिस्पैच वो फिल्म नहीं है जिसके लिए आप रिकमेंड करें, और ये फिल्म लंबी लगने लगती है। खास बात, जब भी कोई फिल्म आपको जोड़ती नहीं है, तो भले ही वो 2 घंटे की हो, 2.25 घंटे की हो, वो आपको लगता है अरे बहुत लंबा हो रहा है समय। जबकि थिएटर में देखिए पुष्पा 3 घंटे 20 मिनट की फिल्म है, और लोग देखकर यही कह रहे हैं कि यार पता ही नहीं चलता कब 3 घंटे 20 मिनट निकल गए। कनू बहल को सोचना चाहिए। अगर तीसरी फिल्म है उनकी, ये जो फुल लेंथ फिल्म की बात करें एज ए डायरेक्टर उनकी, तो कहीं वो आगे नहीं दिखते हैं, तो उनको सोचना चाहिए कि किस तरह से अपनी अलग पहचान तो उन्होंने बना ही ली थी तितली से, और प्रॉमिसिंग डायरेक्टर के रूप में वो देखे गए थे, लेकिन ये फिल्म डिसअपॉइंट करती है। मनोज वाजपेयी की मुश्किल समझी जा सकती है। आप क्या सोचते हैं मनोज वाजपेयी के बारे में, उनके काम के बारे में, उनके कैरियर के बारे में? आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। और ये फिल्म अगर आपने देखी हो तो भी ज़रूर यहाँ पर दर्ज करें कि फिल्म देखकर आपको क्या महसूस हुआ, आपको क्या लगता है। हमारे साथ जुड़े रहें, इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर। नमस्कार।